एक कल मैंने आपको है ना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताया था, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डाउट है और वो प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं बोर्ड पे थोड़ा सा उसको बता दूं। मेरी क्लास आ गई, मैं लगाती या तो फिर मैसेज में करती ना। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनके आसपास अनडिजायरेबल वॉइसेस हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है। कल मैंने आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था ये आपका सेल है, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है किस चीज को अंदर आने देना है, किस चीज को अंदर नहीं आने देना है, ये मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है, ठीक है। जिन चीजों की सेल को नीड है उसको वो अंदर आने देगा, जिस चीज की सेल को नीड नहीं है उसको वो अंदर नहीं आने देगा। तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। और ह्यूमन बींग्स का जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और ये बाइलेयर होता है। तो इस मेम्ब्रेन का यदि मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैंने यहाँ पर इसका एक इमेज बनाया है, ड्रॉ किया है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसको बाइलेयर क्यों कह रहे हैं? एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है। ये इसका आउटर सरफेस हो गया एंड दिस इज इनर सरफेस। अब इनर सरफेस पे आप देखेंगे हेड प्रेजेंट है और आउटर सरफेस पे भी हेड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, ये फॉस्फोलिपिड का टेल है। कल मैंने आपको क्लास में बताया था ये जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर डिसलाइक। वाटर लाइक और वाटर डिसलाइक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, मतलब वाटर इंसॉल्युबल, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और ये जो चैनल है इस चीज के थ्रू भी सेल की परमिएबिलिटी शो हो सकती है, या जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन हुआ, ठीक है, एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, ऐसे हार्मोन जिनके स्ट्रक्चर में स्टेरॉयड का रिंग पाया जाता है, ठीक है, एस्ट्राडायोल हुआ, ये हार्मोन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे चार्ज होगा, पोलर होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है। पोलर मतलब दो पोल होंगे, मतलब चार्ज होगा, प्लस होगा और नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स पर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हम डायरिया के केस में, डिसेंट्री के केस में ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी लेते हैं ना, NaCl, पानी और शक्कर को पानी में घोल के पीते हैं, नमक और शक्कर को पानी में घोल के पीते हैं, और उसका रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी आता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिन पे होता है ना। जैसे NaCl, इसको यदि मैं पानी में घोलूंगा तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन में क्या होगा? एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी कहते हैं। और ये नमक हो गया सॉल्यूट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट को मैं यदि सॉल्वेंट में मिक्स करूं, जैसे मैंने यहां पर 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। मैं यदि इसमें नमक को ऐड करूंगा
तो नमक इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और एक लिमिट तक डिसॉल्व होगा नमक। जब ये सॉल्वेंट सैचुरेटेड हो जाएगा तो इसमें सॉल्यूट फिर डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए क्या है, सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, सपोज 100 ml ऑफ वाटर, मैंने उसमें NaCl ऐड करना शुरू किया, तो वो एक लिमिट तक इसमें डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा और नीचे उसका सेडिमेंटेशन होने लगेगा, नमक यहाँ पर जमने लगेगा। हो सकता है कि मैं किसी सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बढ़ाऊं या उसमें कोई सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ऐड करूं, तो और ज्यादा सॉल्यूट में उसमें ऐड कर पाऊं। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इस सॉल्वेंट की किसी चीज को घोलने की अपने भीतर क्षमता को बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है, इसमें यदि मैं 100 ml में 10 ग्राम नमक सपोज घुल सकता था, ठीक है, पर मैंने इसमें क्या किया, केवल 1 ग्राम घोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आया समझ में? अब ये शक्कर इसमें घुल सकता था 10 ग्राम, ठीक है, और मैंने इसको पूरा 10 ग्राम इसमें डाल दिया, ठीक है, और लगे तो और थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया, 11 ग्राम डाल दिया, ठीक है, तो इसमें से 10 ग्राम घुल जाएगा और 1 ग्राम इधर उधर सस्पेंडेड रहेगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपर टॉनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आपको समझ में आया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हुई? अब इसके बाद देखना, जब हम ब्लड में आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, हमने जैसे आईवी का बॉटल लगाया, पेशेंट को हम ग्लूकोज का बॉटल लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, है ना, तो इसमें हम डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं। यदि हम सीधे डिस्टिल वाटर पेशेंट की बॉडी में आईवी रूट से इंसर्ट कर दे तो क्या होगा, बताओ? हमारा ब्लड में भी तो कुछ चीजें सस्पेंडेड है और कुछ चीजें सॉल्युबल है ना? क्या हमारे ब्लड में मिनरल प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हमारा ब्लड भी तो एक हिसाब से सॉल्यूशन है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ चीजें घुली हुई है और कुछ चीजें उसमें सस्पेंडेड है। ठीक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कोलॉइडल। कोलॉइडल मतलब क्या होता है, जैसे कोई सॉल्वेंट है तो उसमें कुछ चीजें सस्पेंडेड है और कुछ चीजें उसमें घुली हुई है, तो हम उसको कोलॉइड कहते हैं, है ना? जैसे आरबीसीएस ब्लड में प्रेजेंट रहता है, तो क्या आरबीसीएस ब्लड में घुला हुआ है? नहीं, सस्पेंडेड है। ठीक है, ब्लड के बारे में आपको मैंने बताया था, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड एक फ्लूइड तो एक तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है या तो कोलॉइड के फॉर्म में हो सकता है ना? तो ब्लड में मिनरल भी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीएस भी प्रेजेंट है, आरबीसीएस भी प्रेजेंट है, प्लेटलेट भी प्रेजेंट है। तो ब्लड में डिफरेंट, ब्लड की अपनी एक कंपोजिशन है, ठीक है, और हमने जो डिस्टिल वाटर दिया, ठीक है, वो यदि ब्लड में जाएगा तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, जैसे आरबीसीएस है, ठीक है, तो आरबीसीएस उस डिस्टिल वाटर की वजह से या तो स्वेल हो सकती है या तो क्या हो सकती है, श्रिंक हो सकती है या तो स्वेल हो सकती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी और स्वेल मतलब फूल जाएगी। कल मैंने आपको इमेज दिखाया था उसका। तो हम क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम डिस्टिल वाटर वाटर को ब्लड के आइसोटोनिक बनाने के लिए, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, दो जो सॉल्यूशन है उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम हो जाएगा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब आपने यदि आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिया तो उसका आरबीसीएस ना तो श्रिंक होगा और ना तो स्वेल होगा। ठीक है, तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाटर को हम डिस्टिलेट करते हैं, ठीक है,
हम पेरेंटल फॉर्मुलेशन में डिस्टिल वाटर क्यों यूज करते हैं? हम डिस्टिल वाटर क्यों यूज करते हैं? जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, हम नहीं चाहते कि और पैथोजेंस चले जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को उबाल लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को हम थोड़ा सा उबालेंगे तो उसके अंदर जो पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे, और फिर वो वाटर को हम पिएंगे तो वो शुद्ध पानी हमें फायदा करेगा। ठीक है, तो हम वाटर को बॉईल करते हैं। तो डिस्टिलेशन करने से क्या होता है, वाटर में जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर तो अब हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अच्छा हम पेरेंटल फॉर्मुलेशन में डिस्टिल वाटर क्यों यूज कर रहे हैं? आप कहोगे सर हम तो पानी पीते हैं और कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बीमार पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी हमारे पेट में जाता है, हम मुंह से पानी पीते हैं, इसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में जाता है, और हमारे स्टमक में एसिड होता है ना। तो वो एसिड क्या है, बहुत सारे पैथोजेंस यदि कहीं चले भी गए हैं हमारी बॉडी में तो उसको वो किल कर देता है ना। मतलब डिफेंस की व्यवस्था है। लेकिन पैरेंटल रूट में हम क्या करते हैं, बॉडी को चीट करते हैं और सीधे आईवी रूट के थ्रू ड्रग दे देते हैं। नेचुरली ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बॉडी हमारी इस हिसाब से डिजाइन की गई है, इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि जो कुछ आपको ब्लड में पहुंचाना है वो आप ओरल रूट से पहुंचाइए। ये बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है। जो कुछ आप चाहते हो कि मेरे ब्लड में जाए और मेरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो नेचुरली वो आपको ओरल रूट से लेना चाहिए। लेकिन मेडिकल साइंस ने क्या है, पैरेंटल रूट डेवलप कर लिया, है ना। कुछ ड्रग्स ऐसे थे जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो उसको पैरेंटल रूट से देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के साथ चीटिंग हुई कि नहीं? नेचर के साथ चीटिंग है ये, है ना। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ओरल रूट से नहीं दिया जाता। ऑक्सीटोसिन यदि ओरल रूट से दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और ऑक्सीटोसिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या ऑक्सीटोसिन ओरल रूट से काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने के लिए पैरेंटल रूट से देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाना प्राकृतिक है या अप्राकृतिक? नेचुरल तो नहीं है ना। तो जब भी हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसको एक्सटर्नली लेना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बॉडी को चीट कर रहे हैं, है ना। तो हम बॉडी को चीट तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हम बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं उसको हमें उसकी प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मल वाटर हमने पिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्टमक उसको मैनेज कर लेगा, है ना। एसिड है वहां पर, और हमारे एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, म्यूकस लेयर है, सब कुछ है जो मतलब उस चीज का ध्यान रखेगा। लेकिन हम कोई चीज यदि डायरेक्ट ब्लड में पहुंचा रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा ना कि वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन रहे, फ्री फ्रॉम पायरोजन रहे, उसमें कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट ना रहे, डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट ना रहे। तो इसलिए हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं। और जहां पर डिस्टिलेशन होता है वहां पर हम ए क्लास एरिया मेंटेन करते हैं, हिपा फिल्टर लगा के। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है जो सी और C1 शेड्यूल के ड्रग्स बनाती है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस आती है, पेरेंटल्स आता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आता है, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, है ना। ये सब स्टेराइल कंडीशन में बनाया जाता है। ठीक है, तो यदि हमने डिस्टिल वाटर में 0.9 ग्राम NaCl डाल दिया तो वो डिस्टिल वाटर क्या होता है, हमारे ब्लड के आइसोटोनिक हो जाता है। मतलब अब इस डिस्टिल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो जब ये ब्लड में जाएगा तो ये ब्लड के किसी कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। मतलब आरबीसीएस में जो हम प्रॉब्लम देख रहे थे श्रिंकिंग की और बर्स्टिंग की, वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो हम लोग पैरेंटल फॉर्मुलेशन में आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। यदि हाइपरटोनिक हो जाएगा और हाइपोटोनिक हो जाएगा तो बस्टिंग और श्रिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम टोनिसिटी मेंटेन करके पैरेंटल रूट से ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। तो ये मैंने कल आपको इमेजेस दिखाई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था। अब क्लियर हुआ हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, और ये 0.9%, 0.9 ग्राम NaCl क्यों ऐड कर रहे हैं। कभी आप लिखा देखते हो वेट बाय वॉल्यूम, है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, किसी वॉल्यूम में कोई वेट ऐड किया गया है। यदि मैंने 100 ml में 10 ग्राम डाल दिया
तो मैं इसको वेट बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जो सॉल्यूट मेजर किया है उसका यूनिट वेट वेट किया है उसका। लिक्विड और सॉलिड के मेजरमेंट के यूनिट अलग अलग होते हैं ना। आप ज्यादातर यही कहते हो भैया 1 लीटर तेल दे दो, ऐसे ही होता है, और कहते हो 1 लीटर शक्कर दे दो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये वेट बाय वॉल्यूम, कभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। फार्मेसी में आपको कहीं वेट बाय वॉल्यूम नजर आएगा, कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नजर आएगा, कहीं पर आपको वेट बाय वेट नजर आएगा। तो ये क्यों नजर आ रहा है? यदि आप किसी एक सॉल्यूट को जो कि सॉलिड स्टेट में है किसी दूसरी चीज में मिक्स कर रहे हो, वो भी सॉलिड है, ठीक है, 2 पाउडर आपने मिक्स कर दिए, तो आप वहां पर वेट बाय वेट लिखोगे या नहीं? क्योंकि दोनों चीजों का आपने वेट किया है। जैसे आपने कोई टैबलेट बनाया, जैसे आपने कोई पाउडर बनाया, सपोज वो पाउडर में आपने 2 पाउडर को मिक्स कर दिया, तो आपने क्या किया, 2 सॉलिड को मिक्स कर दिया, तो आप उसको आप वेट बाय वेट लिखोगे, है ना। तो आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पे, प्रिपरेशन पे, मेडिसिन पे, ऑइंटमेंट पे कभी ऐसा नजर आए तो इसको आप समझ जाना कि ये क्या है। तो ये आपको समझ में आया, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, और आइसोटोनिक क्या है। और ये 0.9 ग्राम NaCl क्यों ऐड कर रहे हैं डिस्टिल फॉर्मुलेशन में, पेरेंटल फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन को बनाने के लिए। आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं कि वो पाउडर फॉर्म में आते हैं और उनके साथ में एक वाटर फॉर इंजेक्शन का पाउच होता है। आपको उसको जब लगाना है, जब यूज करना है, तो उस टाइम पे आप उसको पाउडर को मिक्स करते हो, उसको शेक करते हो और इंजेक्शन में लोड करके पेशेंट को लगा देते हो, तो उसको हम बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। समझ में आ रहा है? हेलो। ओके, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब यहां लौट के आते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन से किसी चीज का इन एंड आउट। ओके, सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, ठीक है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ ऐसी गैसेस बनेंगी जिसको हमें रिलीज करना है, ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल बनेंगे। सेल को न्यूट्रिशन भी चाहिए, है ना। तो सेल को बाहर बाहर से, जैसे सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। तो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो सेल को ग्लूकोज चाहिए ना एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, तो ग्लूकोज को अंदर आना पड़ेगा, है ना। ग्लूकोज को अंदर आना पड़ेगा, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, है ना। क्या सेल को मिनरल की जरूरत है? हाँ है। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल में कंडक्शन होता है, तो कंडक्शन के लिए सोडियम पोटेशियम, जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है और न्यूरॉन का कंडक्शन होता है। तो वहां पर भी तो सेल परमिएबिलिटी शो कर रही है। कौन सी सेल? न्यूरॉन सेल। किडनी की यदि मैं बात करूं तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ आएगा, टीसीटी में आएगा, लूप ऑफ हेनले में आएगा, डीसीटी में जाएगा, और उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होगा मिनरल्स का। तो मिनरल भी तो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। आपने कभी कोई ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसमें खिड़की दरवाजे ना हो। खिड़की की व्यवस्था है, दरवाजों की व्यवस्था है, ताकि अंदर बाहर जाया जा सके। जरूरी है ना। घर आप बनाते हो, खिड़कियां बनाते हो, दरवाजे बनाते हो, अब वो बात अलग है कि कभी कभी कोई खिड़कियों से भी आ जाता है ना। लेकिन वैसे दरवाजे आने के लिए बने होते हैं। तो ये जो खिड़की दरवाजे है ना, वो होते हैं चैनल्स, ठीक है। और वो सेल में यहाँ पर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जिन पे चार्ज है, एनायन, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल इस चैनल से अंदर आते हैं, ठीक है। वो इस चैनल से अंदर आते हैं, और इस चैनल से, यहां से क्या अंदर आता है, अभी आपको बताया, जो लिपोफिलिक नेचर के ड्रग होंगे, ठीक है, वो यहां से आ पाएंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि वो, उनका साइज कैसा है। यदि वो लार्ज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, लार्ज इन साइज होंगे, तो वो आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। क्या ग्लूकोज इस चैनल से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा।
क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, ग्लूकोज भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो यहां से आता है, ठीक है। और यहां से जब वो आता है तो यहाँ पर चैनल के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे आप ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ एक ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस प्रोटीन पे आके ग्लूकोज जब बाइंड होगा तो इसमें क्या है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और इस स्ट्रक्चर के चेंजेस की वजह से ग्लूकोज को अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कल आपको बताया था, एक ट्रांसपोर्ट के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव। पेसिव में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक्टिव में हमें एनर्जी की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाता है ये सब, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, दो चार पांच आपको दिए रहेंगे और उनके फुल फॉर्म आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे WHO का फुल फॉर्म क्या है ना, CDRL का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म थोड़ा सा आप याद रखा करो। तो एक्टिव और पेसिव, एक्टिव मतलब क्या, एनर्जी की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और पैसिव मतलब क्या, विदाउट एनर्जी काम हो रहा है, ठीक है। पैसिव में भी फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, करियर प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और वहीं पर कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, ये जितने भी ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से जो हार्मोन बने उनमें स्टेरॉयडल रिंग होगा, और उसकी वजह से वो डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे। और आपका एक होता है पैसिव, पैसिव का एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफ्यूजन में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, जब मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो जो सांस हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में जाती है, तो वहां से वो ब्लड में डिफ्यूज होती है, कहा था ना मैंने ये वर्ड। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये लो कंसंट्रेशन से कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, ये बताओ। हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल तक गया, और सेल ने उसका ऑक्सीजन यूज किया मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। अब उसने ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब उसको फिर ऑक्सीजन चाहिए, तो वेन ने क्या किया, उस ब्लड को फिर से हार्ट में लाया, और हार्ट से वो लंग्स में गया। अब उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। और जब हमने इनहेल किया है तो उस एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, या जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना। तो हमने जब इनहेल किया तो हमारी विंड पाइप से, हमारे ट्रैकिया ब्रोंकियोल से हमारे एल्वियोलाई तक वो एयर गया, और वहां पर उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, ब्लड जो वहां पर था उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, इट इज डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आप मुझे बताओ, आपको घर के ऊपर टंकी रखी हुई है, आपने उसमें एक पाइप लगा दिया तो नीचे पानी आ जाएगा ना, आपको कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। पर आपने टंकी नीचे रखी हुई है, आप चाह रहे हो कि नल आ गया, चौथे फ्लोर पे मेरी टंकी रखी है, वहां पर मुझे पानी चढ़ाना है, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप मोटर का यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, या आपको खुद उठा के लेके जाना पड़ेगा, पर एनर्जी के बिना काम नहीं चलेगा। तो जो पैसिव डिफ्यूजन है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए क्या, पैसिव प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमें एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस कैसे होती है, ये आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। डिफ्यूजन कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वहीं पर लो कंसंट्रेशन टू हाई यदि हमें पहुंचाना है तो उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, इट इज अ बाइलेयर। ये हेड है, ये टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये इसका
यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं एक और सेल बना दूं तो दो सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टियल फ्लूइड से ही एक्सचेंज करती है सेल, जिस चीज की उसको जरूरत है वो अंदर आएगी और जो चीज उसको बाहर पहुंचाना है वो बाहर आएगी, है ना। जैसे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा? CO2 का एक्सचेंज होगा, O2 का होगा, N2 का होगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज होगी। और किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। और किसका होगा? मिनरल्स का होगा। इन सब चीजों की सेल को जरूरत है। हॉर्मोन्स का होगा, है ना। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पे काम करेंगे, तो वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू आएंगे। तो इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन, एक्टिव और पेसिव, ठीक है। अब एक होता है आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होता है? आयन बॉडी में, आयन सेल के अंदर तभी आएगा जब लिगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टार से। और रिसेप्टार जब लिगेंड जब रिसेप्टार से बाइंड करेगा तो चैनल ओपन हो जाएगा और एंट्री मिल जाएगी। तो हम इसको लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। एक होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड में क्या होगा? वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो जैसे इसका एग्जाम्पल है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का, नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स काम करेंगे तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो वोल्टेज पे ही तो काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, करंट से हमारी बॉडी चल रही है। करंट के बिना हमारी बॉडी चलेगी क्या? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लग खोल के आई लाइक इट है ना, कि हम करंट लेना शुरू कर दें। हमारी बॉडी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का करंट करंट है, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम पूरा आपका कैसे काम करता है, सोडियम पोटेशियम का जो चार्ज है जो एक्सचेंज हो रहा है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, उसी वजह से तो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, पेरिफेरी टू ब्रेन और ब्रेन टू पेरिफेरी। तो उसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू हो रहा है। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं? हम जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं और हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, ग्राफ बनते हैं ना, EEG और ECG मैंने आपको बताया था। EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलो। और ECG इलेक्ट्रोकार्डियो, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ही तो ग्राफ है। हमारा हार्ट भी करंट से चल रहा है। हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसे नोड इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो इंपल्स क्या है वो, है ना, हार्ट धड़क रहा है, इंपल्स जनरेट हो रही है। ऐसे नोड काम ना करे तो हार्ट धड़केगा क्या? नहीं धड़केगा। तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन। आपको समझ में आया व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन? हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है। चैनल के थ्रू भी होगी, डायरेक्ट भी होगी, एक्टिव नेचर की होगी, पैसिव नेचर की होगी, विदाउट एनर्जी होगी और एनर्जी के साथ होगी। जहां जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। और सेल में जब एक्सचेंज होगा तभी सेल सरवाइव कर पाएगी। सेल अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो अंदर आएंगे। और जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, तो उसके बाद वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा उसको सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेल के अंदर मैंने आपको बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कब करेगा? जब उसको अमाइनो एसिड मिलेगा। हमने फूड कंज्यूम किया, दाल खा ली, दाल टूटेगी अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड की जरूरत हर सेल को होती है, तो वो सेल के अंदर आएगा, तो उसकी जरूरत है, तो उसकी एंट्री सेल में होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो ये होता है सेल ट्रांसपोर्टेशन। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में? सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्यों? साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंटरेस्टियल फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, आ रहा है समझ में? रिसेप्टार क्या होता है? रिसेप्टार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, जिसपे ड्रग या लिगेंड बाइंड करता है, ठीक है, उसको हम रिसेप्टार बोलते हैं। ये ड्रग या तो एगोनिस्टिक एक्शन शो करेगा या तो एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करेगा। एगोनिस्ट मतलब ये रिसेप्टार से बाइंड करने के बाद कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा।
एंटागोनिस्ट मतलब ये कि रिसेप्टर से यदि लिगेंड बाइंड करेगा तो एफिनिटी तो शो करेगा, लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी यहां से आप समझ लो, ये फार्माकोलॉजी में आपको काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ोगे कि दवाइयां बॉडी में कैसे एक्शन देती है, कैसे आपकी बीमारी को दवाइयां ठीक करती है, तो इसका जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, तो फार्माकोलॉजी में आपको एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये सब आएगा। तो आप यदि इसको समझ जाओगे तो वहां पर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है बोर्ड? जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है ये साफ नजर आ रहा है आपको? हेलो? बताओ समरीन, क्या होता है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? बताओ कितने टाइप का होता है? कैलाश? हेलो? कैलाश? चलिए आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाइए। अब कैलाश का प्रेजेंटेशन होगा, जी तो मैं आपसे अभी लिंक शेयर करूंगा, आप सभी लोग रिज्वाइन करेंगे और कैलाश का प्रेजेंटेशन आप सिंसियरली सुनेंगे। क्या है टॉपिक आपका कैलाश? एक बार टॉपिक बोल दीजिए। फार्मेसी का है सर, टाइफाइड। टाइफाइड पे कैलाश आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है? एक छोटा सा सेमिनार देंगे और आप सभी लोगों को सिंसियरली सुनना है, ठीक है? 5-10 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, फिर से आप अगेन ज्वाइन करोगे, ठीक है? और जितने लोग अभी प्रेजेंट है सबको फिर से प्रेजेंट होना, नहीं तो एब्सेंट लगा दूंगा मैं। ओके? तो 5 मिनट का गैप ले लीजिए। ओके? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है आज, क्या साफ सूंघ गया है ओके क्या आप सर। लोगों को? यस सर। ठीक है ना? यस सर। बाय। सर ओके।